जी, हम जो है तहसीलदार के पेपर में जो है इनलैंड रेवेन्यू एक्ट का 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके लिए हम एक्ट कर रहे हैं। जिस एक्ट को जो है नाम दिया गया है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इसके 15 चैप्टर हैं और ये 7 दिसंबर 1967 को दिया गया। 184 इसके जो है सेक्शंस है और एक इसका शेड्यूल है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड चैप्टर हमने इन डिटेल इनको डिस्कस किया। आज हमारा लेक्चर भी फोर्थ है और हमारा चैप्टर भी फोर्थ है। फोर्थ में जो है 19 टू 38 जो है वो उसमें सेक्शंस है। तो कुछ आज हम इनमें से करेंगे और बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। जी, चैप्टर फोर चैप्टर फोर्थ में जो है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है जी, रेवेन्यू ऑफिसर्स ने प्रोसीजर क्या करना है, कैसे करना है, उसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। इसका मतलब आसान भाषा में बताता जाऊं, कोई भी ऑफिसर जो है वो हमेशा उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा जो उसका सीनियर मेंबर जो है कह रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था, एक एसी है असिस्टेंट कमिश्नर, तो उसके ऊपर जो है वो एक जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर बैठा हुआ है। सो वो हमेशा उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ये जिस तरह ये लिखा हुआ है, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द ऑफिसर टू whom इट सबऑर्डिनेट, हमेशा वो उसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट, ये बड़ा इजी है, आसान है, लेकिन बेसिक ये इनको समझने की जरूरत है। उसके बाद जी वो कहता है पावर टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। ठीक है जी, रूल्स, क्या रूल्स बना सकते हैं हम? मेक्स टू पावर्स टू मेक रूल्स, ये जो है BOR, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्या रूल्स बना सकता है? तो इसके लिए जी ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रूल्स बना सकता है, लेकिन इसको अप्रूवल चाहिए होगी गवर्नमेंट की। कौन सी गवर्नमेंट की? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये हमेशा अंडर होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हमेशा जो है रूल बनाने के लिए असेंट चाहिए होगी, अप्रूवल चाहिए होगी गवर्नमेंट की। तो देन ये जो है बना सकते हैं। और रूल्स भी कैसे बना सकते हैं? जस्ट लाइक जो इस एक्ट में शामिल नहीं है, कोई चीजों वक्त के साथ जरूरत पड़ गई है और जिसके साथ इस एक्ट में यानी कि चेंजिंग ना हो, जस्ट कोई चीज इसमें इजेक्ट करने की जरूरत पड़ गई है, वो इसमें शामिल नहीं है, तो हम उसको करेंगे। जैसे कि ये इसमें हाईलाइटेड चीज है, इजेक्ट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम एंड डिलीवरी ऑफ पोसेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी and rules providing for those matters may confer on any रेवेन्यू ऑफिसर। जो कि इसमें शामिल ना हो चीजें, उसके ऊपर वो जो है रूल बनाया जा सकता है। जो फॉर एग्जांपल एक ऑड सिचुएशन आ गई है, तो वो जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसमें रूल बना सकता है। और इसमें हमेशा जो एक सिविल कोर्ट है, ये हमेशा एक चीज याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसके जितने भी सब ऑर्डिनेट्स मेंबर्स हैं, उसमें कमिश्नर है, कलेक्टर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तहसीलदार है, तो वो अपनी अपनी डोमेन में बिल्कुल एक कोर्ट, जिस तरह एक कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट है या हमारी जिस तरह की एक अदालत है, तो उनके पास सारी की सारी वही पावर्स होती है, वो उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उन्हीं पावर्स को वो एग्जीक्यूट करके अपने ऑर्डर्स को फॉलो करवाते हैं। जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही मेंबर जो है, अगर कोई डिफॉल्टर पर्सन है तो उसको अरेस्ट भी करता है, और अरेस्ट करने से पहले जो है वो उसका वारंट जारी करता है। वारंट जारी आपको पता है अदालत करती है हमेशा, या मजिस्ट्रेट ने करना होता है, तो ये जो है ये काम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर कर सकते हैं। इसमें भी फोर्थ सेक्शन जो है इसका पॉइंट ये भी यही है, सब्जेक्ट टू द रूल मेड अंडर सेक्शन, रेवेन्यू ऑफिसर मे एनी रेफर केस व्हिच ही इज empowered टू डिस्पोज ऑफ अंडर दिस एक्ट टू अनदर रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। ठीक है, और इसके अलावा एक ये भी चीज है इसमें, रूल्स के अलावा इसमें ये भी शामिल की गई है कि वो जो है एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो है वो उसको केस दे भी सकता है और उससे वो केस ले भी सकता है। सेकेंडली एक जनरल चीज भी है कि अगर कोई अफसर भाला जो है यानी कि अपर ऑफिसर जो है वो लोअर को कोई भी ऑर्डर या कुछ भी इंक्वायरी करने का कहता है, तो ये नहीं होगा कि जो फैसला उसने दे दिया यही वो फैसला सबऑर्डिनेट भी वही देगा। नहीं, वो उसकी प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करेगा
और इन्वेस्टिगेशन के बाद डिसीजन देगा। 21 है जी, पर्सन बाय whom अपीयरेंस एंड एप्लीकेशंस मे बी मेड बिफोर एंड रेवेन्यू एंड टू रेवेन्यू ऑफिसर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन से शख्स हैं, कौन से लोग हैं जो एप्लीकेशंस दे सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स को, और देन जब एप्लीकेशंस आ गई हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू ऑफिसर्स किन लोगों को बुलवा सकता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसका इशू है, जिन पार्टीज का इशू है वो ही देंगे इसको। इनको हम देखते हैं, अपीयरेंस बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर एंड एप्लीकेशंस टू एंड एक्ट्स टू बी डन बिफोर हिम अंडर दिस एक्ट मे बी मैटर और डन। या तो वो पार्टीज खुद उस एप्लीकेशन को दे सकती हैं, या फिर वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू यानी वकील के थ्रू जो है वो अपनी जो है अपनी एप्लीकेशन दे सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक इसमें और चीज है कि जो है provided that employment of an authorized agent or legal practitioner shall not execute the personal attendance of a party to any case in which personal attendance is specially required। यानी कि अगर वो जो है लीगल प्रैक्टिशनर जिसको हम वकील बोलते हैं, आप उसको अथॉरिटी तो दे सकते हैं कि वो आपकी जगह एप्लीकेशन सबमिट करवा दे, लेकिन जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी ऑफिसर ने उस पार्टी को या उस शख्स को बुलाना है जिसका मसला है, तो तब उसकी जगह वकील नहीं जाएगा। यानी वकील तो जाहिर सी बात है उसका केस लड़ रहा है या केस उसके लिए जो है वो कर रहा है, लेकिन उस टाइम उस बंदे की प्रेजेंस होनी जरूरी है जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर ने बुलाया है। उसके अलावा जी इसमें यह है कि जो फीस उसने देनी है वकील को, जाहिर सी बात है फीस देगा तो क्लाइंट जो है तभी जो है वो वकील उसके लिए कुछ करेगा। तो वो फीस जो है उसमें जो है वो फीस का क्लेम नहीं कर सकता मोर ऑफ द केसेस में। ठीक है जी, कि मुझे फीस भी वापस लेके दें, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज बी देयर। अगर किसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले ऑफिसर को या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये लगता है कि इस बंदे के साथ ज्यादती हुई है और ये इसका हक था, तो इसने जो फी दी है तो वो भी वो दूसरी पार्टी से कह के उसको लेके दे सकता है। जैसे कि जी द फीस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कॉस्ट इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट अनलेस दैट ऑफिसर कंसीडर्स फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग दैट द फीस शुड बी अलाउड। ठीक है जी, यानी कि खुद से नहीं आप कह सकते उसको, अगर उसे फील हुआ, ठीक है, वैसे नहीं है कि आप कहें जी मेरे तो केस पे भी इतना पैसा लग गया है या समहाउ नहीं। आपने एप्लीकेशन दी है, वो उस ऑफिसर की सरदर्दी है कि उसे अगर फील हुआ कि आप बेगुनाह थे और आपके ये जो वकील को पैसे गए हैं ये भी झूठे मुकदमा जो है दूसरी पार्टी ने किया, तो आपको जो है आपके जो एंगेज था तो इसलिए जो है आपको करना ये पैसे देने पड़े, तो देन वो दूसरी पार्टी को बाउंड करेगा कि आप इसके वकील के पैसे या फीस भी दे, और ये राइटिंग हर चीज जो है हर ऑर्डर जो है राइटिंग में होगा, वर्बली नहीं होगा। उसके बाद जी पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू समन, समन बोलते हैं अदालती बुलावे को। जैसे अभी हमने कहा कि ये अदालती जो है कोर्ट की पावर्स जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो समन जो है समन बोलते हैं अदालती बुलावा, ऑफिशियल बुलावे को। ठीक है जी, किसी को बुला भेजना कि ऑफिशियली उसकी इंक्वायरी या ऑफिशियली उसको बुलाना। समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो है इसमें अब ये डिस्कस करेगा कि किस शख्स को जो है वो बुला सकता है, समन भेज सकता है। ठीक है जी, फर्स्ट में है जी अ रेवेन्यू ऑफिसर मे समन एनी पर्सन, हर उस शख्स को बुला सकता है हुज अटेंडेंस ही कंसीडर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस बिफोर हिम एज अ रेवेन्यू ऑफिसर। यानी कोई भी इंक्वायरी उसके सामने आई है और उसे लगता है इस पर्सन का जो है, फॉर एग्जांपल वो ब्रोकर है यानी कि वो डीलर था या समहाउ उसे लगता है कि इसका इस डील के साथ कुछ लेना देना है, तो वो उसको बुला सकता है। सेकेंडली जी अ पर्सन सो समन्ड शैल बी बाउंड टू अपीयर एट, अगर उसने किसी को बुलाया है तो वो बाउंड है, तो वो शख्स वहां पे जाएगा उसके सामने, उसी टाइम जाएगा जिस टाइम बुलाया है, और प्लेस भी जिस प्लेस पे वो बुलाएगा, मे बी वो अपने ऑफिस बुला ले, मे बी वो किसी कचहरी में या किसी अफसर भाला के ऑफिस में बुला ले। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कलेक्टर है तो वो जो है कलेक्टर के ऑफिस में बुला ले, तो वो उसे जाना पड़ेगा। उसके अलावा जी इफ इट समन सो अलाउज बाय हिज अथॉरिटीज एजेंट और अ लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइडेड दैट द एक्सेप्शनल अंडर सेक्शन 132 एंड 133, ये कोड मेंशन किया गया है कि वो जो है अपनी जगह पे जो है जो जब उसे समन भेजा जाएगा तो वो अपने एजेंट को या लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसको भेज तो सकता है। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह कि अगर उसकी कोई बड़ी मजबूरी है, ठीक है।
लेकिन साथ में इन्होंने क्या कह दिया, द पर्सन अटेंडिंग इन ऑबिडेंस टू द समन्स शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ अपॉन एनी मैटर रिस्पेक्टिंग विच ही इज एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, एंड टू प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट एंड अदर थिंग्स। और जो शख्स जिसको बुलाया जाएगा सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। और ये जो सेकंड है, इसमें वही चीज़ है, यानी कि वो अगर उसने किसी को जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि वो जो है किसी वकील को या एजेंट को भेज सकता है, या उसके जगह पे वो जो एप्लीकेशन उसने दी है, तो वो शख्स वहाँ पे जाने का पाबंद होगा। उसके बाद जी 23rd है, समन्स टू बी इन राइटिंग साइंड एंड सील्ड, ठीक है जी। समन जो बुला भेजना है वो लाज़मी लिखत में होना चाहिए, लिख के भेजा जाएगा, वर्बली नहीं होगा कि आप कॉल कर दें उसे, नहीं, लिख के भेजा जाएगा। उसपे उसके साइन होंगे, जो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिसर होगा, और अगर उसे गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोई सील यानी कि मोहर दी गई है, तो वो मोहर भी उस पे लगाएगा। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर होता है तो उसकी अपनी एक मोहर होती है, तो वो मेंशन करेगा, उस पे मोहर लगाएगा। उसके बाद जी मोड ऑफ सर्विसेज ऑफ समन, तो ये सर्विसेज यानी कि आपने समन अब बुला भेजना है, आपने एक उसके नाम लेटर लिख दिया है, तो वो उसके तरीके क्या-क्या हैं, कैसे-कैसे आप भेज सकते हैं। तो अ समन इश्यूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर शैल इफ प्रैक्टिसेबल बी सर्व्ड पर्सनली भी जो है उसको उसके एड्रेस पे भेजा जा सकता है, या फिर उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है, फॉर एग्जांपल वकील है, उसको भी भेजा जा सकता है, या फिर अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली यूजुअली रिजाइडिंग विद हिम, जो उसके साथ रह रहा है। ये पहले इन्होंने अडल्ट मैन जो है वो मेंशन किया था, लेकिन पंजाब में जो है इसको अडल्ट मेंबर कह दिया कि वो मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो उनको जो है ये बुला भेज सकता है। उसके बाद इफ सर्विसेज कैन नॉट बी अफेक्टेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन, or if acceptance of services is refused, the summon may be served by affixing a copy। अगर इस तरह उनको आपने भेजा है और वो नहीं ले रहे, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आपने किसी पर्सन को बाई हैंड दी है, अपने किसी पीएन को भेज के, या आपने उस वकील को दी है, या उनके जो अडल्ट मेंबर है बाशऊर शख्स है जो उसके साथ रहता है, उसका भाई है या समहाउ, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि जी मैंने नहीं ये रिसीव कर सकता, आपके ये ऑर्डर मैं नहीं रिसीव कर सकता, क्योंकि साइन करने होते हैं जब आपने ऑर्डर रिसीव करना है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर जो है आपने फैक्स कर देना है उसको, जस्ट लाइक जैसे आसान भाषा में हम टीसीएस करते हैं, लेकिन ये जो है उसको फैक्स करना है, पोस्ट कर देना है उसको आपने। और हमेशा दफ्तरी काम जितने भी होते हैं, ये हमेशा अगर हम उसको पोस्ट करेंगे, तो हम ये पाकिस्तान पोस्टल सर्विस से करेंगे, ना कि ये लोकल टीसीएस और इन चीज़ों से नहीं किया जाएगा। उसके बाद जी सेंडिंग इट बाय पोस्ट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच दैट पर्सन हैज़ द रूरल। अ उसमें यही चीज़ लिखी गई है कि समन रिलेट्स टू अ केस इन व्हिच पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट एंड सो न्यूमरस, ठीक है जी। और अगर उसमें ज़्यादा लोग हैं, तो रिलेट्स टू इन केस इन हैविंग द सेम इंटरेस्ट, और वो ज़्यादा लोग हैं, 20-30 लोग हैं, तो वो सबको नहीं भेजेगा रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। वो कुछ लोगों को नॉमिनेट कर देगा कि ये जो लोग हैं, जस्ट लाइक ये लिखा हुआ है, ऑफिसर्स रेवेन्यू ऑफिसर नॉमिनेट्स इन दिस बिहाफ एंड बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ द कंटेंट्स देयर ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अदर पर्सन, यानी वो 5-7 लोगों को नॉमिनेट नामजद कर देगा कि आपने बाकी लोगों को भी आगाह करना है। और इसमें जस्ट यही चीज़ें मेन लिखी गई हैं। इसमें एक वो पुराना तरीका भी बताया गया है, ढोल ड्रम वाला, लेकिन वो गाँव में पहले होता था, अभी ये चेंज हो चुका है, अभी तो नहीं है इसका ट्रेंड कि ढोल वगैरह पे और वो ढोल ड्रम के तहत जो है पोस्ट किया जाए। तो अभी वो नहीं है, तो इसलिए जो है ये यहाँ तक इसको रखिएगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है अगला जो है वो डिस्कस करेंगे।